Welcome class 8th in today's SST class. Students, from today we are going to start our civics chapter 3rd, that is the need of a parliament. हमारी civics का ये फर्स्ट चैप्टर है इस टर्म का पीरियोडिक सेकंड का, जहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर से जिसका नाम है द नीड ऑफ द पार्लियामेंट. In this chapter we will discuss about parliament, two houses of parliament, functioning of parliament and other relevant topics. So let's start the chapter. Students, before we start the chapter, some key terms are given here in your book. We will discuss about key terms because they will help us to understand the whole chapter. So let's start with key terms. First key term is bicameral. It means having two chambers. बाईकैमरल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के दो पार्ट्स होना, है ना. जैसे हम अगर हमारे पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हमारे पार्लियामेंट में टू हाउसेस हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा. तो इस तरह के जो टू हाउसेस हैं या टू चैम्बर्स हैं हमारे पार्लियामेंट के, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट का टाइप कैसा है. बाई कैमरल टाइप ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास इंडिया में है. क्लियर. सेकेंड इज कोलिशन, अ टेम्पररी अलायंस स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट. कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि इलेक्शंस हो, जिन भी कंट्रीज़ में इलेक्शंस होते हैं जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं. लाइक इन आवर कंट्री कांग्रेस, बीजेपी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना. अब कई बार क्या होता है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर वोटिंग के थ्रू, है ना, विनर घोषित कर दिया जाता है और फिर उसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी गवर्नमेंट होती है, हमारे कंट्री में वर्क करती है, रूल करती है ना. कभी कभी क्या होता है कि क्लियर मेजॉरिटी वोट्स ना मिल पाने की वजह से, क्लैरिटी ना होने की वजह से कि कौन जीता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरीके से अच्छे से वोट मिले हुए हैं, है ना. ऐसे सिचुएशन में जो दो टॉप पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी जहाँ पर वोटिंग्स को लेकर कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ ज्वाइन कर लेना, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर लेना एक्सेप्ट करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के तब गवर्नमेंट के रूलिंग का काम करती है ना. तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होगी जहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का काम करते हैं और सारी रूलिंग का काम करते हैं, जो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सबको करते हैं, है ना. इस टाइप की गवर्नमेंट को हम कोलिजन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन की सरकार कहते हैं. ठीक है, तो कोलिशन का मतलब सीधा सीधा हुआ कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का या दो तरह के लोगों का एक साथ अलायंस बना लेना, एक पेयर बना लेना और फिर उसके थ्रू वर्क करना. पर ये कोलिजन, ये जो इनका मिलना होता है ये टेम्पररी होता है. नेक्स्ट इज कॉन्ग्रीगेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर अ पर्पस. जब कई सारे लोग एक ही पर्पस के साथ एक ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ऐसे ग्रुप को हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी, a body of voters in a specified area who elect a representative to a legislative body. कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? वोटिंग के लिए, इलेक्शंस कराने के लिए. अब इतना लार्ज एरिया है हमारे इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और एक इतना बड़ा एरिया है ना. तो सभी जगह पर सेम डे को या एक साथ हम वोटिंग नहीं करा सकते, इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करा सकते. ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पूरे एरिया को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, और हर पार्ट के लिए एक पर्टिकुलर डे फिक्स कर दिया जाता है कि इस एरिया में इलेक्शंस इस डे को होंगे, है ना. और जो डिफरेंट पार्टीज़, डिफरेंट नॉमिनेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको भी हेल्प मिलती है इस तरह के एरिया के डिवीज़न कर देने से. ठीक, अब ये जितने जो भी एरियाज़ डिवाइड हो रहे हैं, हर पार्ट, हर एरिया का पार्ट जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी
कहलाता है। ठीक है, तो अगर इलेक्शंस के पर्पस से हमारे इलाहाबाद को, हमारे प्रयागराज को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, जिसमें से एक पार्ट हंडिया है ना, तो हम हंडिया को वोटिंग के पर्पस से क्या कहेंगे, उस डिवीज़न को, उस पार्ट को हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर कुछ वोटर्स होंगे, जहाँ पर कुछ नॉमिनेटेड लोग होंगे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते होंगे, और वहाँ पर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स एरिया, वो एक एरिया और उसका एक पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट दैट क्लियरली शो और एम्बॉडीज समथिंग। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी तरह की बात को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर रहा हो, कुछ अच्छे से ही उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसी चीज़ों को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शंस ऐसा होता है कि इलेक्शन के टाइम पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी उनके एम्स होते हैं, जो वो चाहते हैं कि अगर वो रूल में आते हैं जीत जाने के बाद, तो वो काम वो करेंगे, है ना। तो वो एक तरह से अपने एम्स को शो करना, क्लियरली शो करना, लोगों के सामने दिखाना कि जीतने के बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टी ये काम करने वाली है ना। तो एक जो उनका एम होता है उसको रिप्रेजेंट करना, उसी को शो करना मैनिफेस्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मीन्स एन अथॉरिटेटिव ऑर्डर। किसी भी अथॉरिटी के द्वारा दिया गया कोई भी ऑर्डर ऑर्डिनेंस कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी भी तरह का ऑर्डर देती है, ठीक है, तो इस तरह के जो ऑर्डर्स होंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल अथॉरिटी है, हमारी गवर्नमेंट है ना, तो अगर वो किसी भी तरह का ऑर्डर देती है तो उसका ऑर्डर हम उसका ऑर्डर ऑर्डिनेंस कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन्स द पोजीशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ मिनिस्टर। इलेक्शंस के बाद बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो उस पॉलिटिकल पार्टी से, उस विनिंग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, वहाँ पर लोगों को डिफरेंट पोस्ट में अपॉइंट किया जाता है ना। तो उनके जो पोस्ट होंगे वो उनका पोजीशन है, और हर पोस्ट की अपनी खुद की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ पावर्स होती हैं कुछ फंक्शनिंग के लिए, और कुछ लिमिटेशंस होती हैं, है ना। इसी चीज़ को उस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो कहा जाता है। हम एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि पोर्टफोलियो मीन्स कि एवरीथिंग अबाउट मिनिस्टर, उस मिनिस्टर के फंक्शनिंग, उसके वर्क, उसकी ड्यूटीज़ से रिलेटेड जो भी सारी डिटेल्स होंगी, उसको हम उस मिनिस्टर के पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, किस भी तरह से उसने अपनी ड्यूटीज़ को किया, उसके क्या पोजीशन है, उसके क्या राइट्स हैं, उसके क्या ड्यूटीज़ हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, यही सारी चीज़ें उस मिनिस्टर के पोर्टफोलियो होते हैं। और पोर्टफोलियो निर्धारित कर दिए जाने से कोई भी मिनिस्टर अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर पाता। ठीक। लास्ट इज रेसिड्यूरी। इट मीन्स रिलेटिंग टू द रेसिड्यू ऑफ एन ई स्टेट। किसी भी तरह की जो जायदाद होगी, प्रॉपर्टी होगा, उसका कोई भी अवशेष, उसका कोई भी पार्ट, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसे हम रेसिड्यूरी कहते हैं। ठीक है, कोई भी जो भी हमारे यहाँ पर अगर प्रॉस्पेरिटी थी किसी भी तरह की, तो उस प्रॉस्पेरिटी के कुछ जो रिमेन्स बचे होंगे, उसके जो भी एविडेंसेस बचे होंगे, है ना, उनसे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होंगी उस जायदाद से, उस प्रॉस्पेरिटी से, है ना, उस प्रॉपर्टी से, उन चीज़ों को हम रेसिडरी कहते हैं। क्लियर? अब होता क्या है बेटा कि अब हमारे यहाँ जैसे हम चैप्टर को ये देख रहे हैं, पार्लियामेंट की नीड। पार्लियामेंट की नीड क्यों है, हमको क्या ज़रूरत है कि हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर इंडिया में चलती है। ठीक है, अब हुआ क्या था कि जिस टाइम पर कॉलोनियल रूल था, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूल था, जहाँ पर ब्रिटिशर्स आकर हम इंडियंस के ऊपर रूल कर रहे थे, है ना। सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर तरह से, हर फील्ड में इन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया था, जो एक लॉन्ग पीरियड तक चलता रहा है, बहुत ज़्यादा समय तक ये चीज़ें चलती रही। ठीक है, अब उसी टाइम पर जब गवर्नमेंट यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट थी और कॉलोनियल रूल चल रहा था, तो जो भी पॉलिसीज़ बनाए गए थे या जो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग का वर्क हो रहा था, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा था। उन्होंने भी एक पार्लियामेंट बनाया हुआ था, और वहाँ पर उनके द्वारा खुद के इलेक्ट किए हुए ब्रिटिशर्स को ही अपॉइंट किया जाता था, जो कि हर तरह के वर्क,
को करते थे, यानी डिफरेंट रूल्स बनाना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, और ज्यूडिशरी से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ थी उन सब को करने का काम उनके खुद के मेंबर्स, उनके ब्रिटिशर्स ही किया करते थे। ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो लीडर्स थे जिन्होंने समझा कि अब यहाँ पर एक चेंज जो होने जा रहा है, पॉलिटिकल चेंज भी होने जा रहा है, जैसे ही यहाँ पर वो पॉलिटिकल पावर रिमूव कर दी गई है ना, तो अब हमारे यहाँ पर किस तरह के गवर्नमेंट और किस तरह के फंक्शनिंग होंगे। ठीक। तो पाया गया कि जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी ब्रिटिश पीरियड में, वो बहुत ही अच्छे टाइप्स की गवर्नमेंट थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जैसे पार्लियामेंट उन्होंने फॉर्म किया था उसी तरह से हम भी एक पार्लियामेंट के थ्रू ही वर्क करेंगे, पर हमारे में क्या फ़र्क होगा, डिफरेंस क्या होगा कि वहाँ पर जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते थे वो ब्रिटिशर्स इलेक्ट करते थे। ठीक है। पर क्योंकि हम लोग तो डेमोक्रेसी लाने जा रहे हैं, अब हमारी जो नई टाइप की गवर्नमेंट यहाँ होने जा रही है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो डेमोक्रेसी की टाइप ऑफ गवर्नमेंट होने जा रही है। तो अब यहाँ जो इलेक्टेड लोग होंगे, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स अभी तक ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे, अब कौन अपॉइंट करेगा, हमारे जो डेमोक्रेसी का मेन उद्देश्य होता है कि हमारे जो मेन सिटीजन्स होंगे, जो कॉमन सिटीजन्स हैं, ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, वो अब डिसाइड करेंगे कि पार्लियामेंट का मेंबर्स कौन होंगे। ठीक है। और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, थ्रू वोट। कैसे तय किया जाएगा कि कौन सा पर्सन एलिजिबल है जिसको हम पार्लियामेंट का मेंबर बनाएंगे, है ना, तो वो कैसे तय हो सकता था, वो वोटिंग के थ्रू ही तय हो सकता था, है ना। और हमारे यहाँ पर जो वोटिंग राइट दिया गया है वो कैसा दिया गया है, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हर तरह के पर्सन को राइट टू वोट दिया जाएगा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट क्रिएटिंग एनी क्राइटेरिया। क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर वोटर्स को कुछ क्राइटेरियाज में फ़िक्स कर दिया जाता है, जैसे जहाँ पर अगर फ्रांस वगैरह की बात करते हैं तो पहले के टाइम पे क्या था कि फ्रांस में भी राइट टू वोट उनको ही दिया गया था जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स पे करते थे, यानी जो रिचर मेंबर्स थे, प्रॉस्पेरियस मेंबर्स थे सोसाइटी के, उन्हें ही राइट टू वोट था। ठीक। कुछ कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब जैसे स्थानों पे क्या है, वहाँ पर जो राइट टू वोट दिया गया है वो केवल मेल्स को दिया गया, फीमेल्स को नहीं दिया गया है, यानी वहाँ पर जेंडर वाइज, सेक्स वाइज डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। इसी तरह से और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उस कंट्री के रहने वाले जो नेटिव सिटीजन्स हैं उनको राइट टू वोट है, और अगर कोई आउटसाइडर आकर वहाँ पर रह रहा है तो उनको राइट टू वोट नहीं है ना। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को हटाते हुए हमारे इंडिया में तय किया गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू राइट टू वोट दिया जाएगा। इट मीन्स कि कोई भी किसी भी तरह का क्राइटेरिया नहीं होगा लोगों को राइट टू वोट देने के लिए, यानी कोई पुअर होगा, रिच होगा, दोनों को ही एक बराबर राइट होगा वोट का। मेल फीमेल, अमीर गरीब, लिटरेट इलिटरेट, हर तरह के जो लोग होंगे, है ना, कोई भी छोटी कास्ट बड़ी कास्ट, इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, और सबको एक बराबर राइट टू वोट दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ जो कि वोटिंग में यूज़ की जाती है, इलेक्शंस के टाइम यूज़ की जाती है, जहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सबको एक बराबर वैल्यू में, वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू दी जाती है। इस सिस्टम को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से भी जानते हैं, तो जो हमारे इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। ठीक। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ पर कॉमन सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो, वहाँ पर कोई भी जो भी पॉलिटिकल बॉडी क्रिएट की जा रही है उसमें। ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना, जो कि पीपल्स के द्वारा ही बनाया जाता है और पीपल के लिए ही बनाया जाता है यहाँ पर गवर्नमेंट, है ना, लोग ही मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और अपने ही लोगों के लिए करते हैं। ठीक। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्शंस कराए जाएं, तो हमारे यहाँ पर इंडिया में इसी तरह से इलेक्शंस कराए जाते हैं, और इलेक्शंस में जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, यानी हर पर्टिकुलर एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव्स जीत जाते हैं उस जगह से इलेक्शंस, वो अपने उस एरिया के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक। जहाँ पर रूल्स लॉज जैसी
चीज़ें फ्रेम करना, उन्हें चेंज करना, उनको बनाने का काम किया जाता है। ठीक है। हमारा इंडियन पार्लियामेंट क्या है? एक तरह से कॉन्ग्रीगेशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है जो इलेक्टेड होंगे। ठीक है। हमने बताया कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरे एरिया को, हमारे यहाँ इंडिया पे अगर सिर्फ हम यूपी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स करे गए हैं और हर पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट भी होता है और उनके बीच में जो हम कॉमन सिटीजन्स वोट देते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी से में से कोई एक विनर होता है। और यही पर्सन जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया से, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विनर होता है, वो उस एरिया के लोगों के नीड्स, उस एरिया के लोगों की डिमांड्स, उस एरिया के लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में करता है। ठीक है। और जहाँ पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं, जहाँ पर, और किसके लिए बनाए जाते हैं? लोगों के लिए बनाए जाते हैं और लोगों के ही बिहाफ में बनाए जाते हैं। यानी हमारे ही लोग मिलकर वहाँ पर पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं और हमारे नीड के अकॉर्डिंग रूल्स और लॉज फ्रेम करते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट कहीं न कहीं एक तरह से ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी बॉडी है जहाँ पर हम ही रूल कर रहे हैं, जहाँ पर जो रूल मेकिंग या जो भी फंक्शनिंग वहाँ पर हो रही है वो हम खुद कर रहे हैं, है ना? क्योंकि वहाँ पर वो सारा काम कौन कर रहा है? वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं और हमारे ही नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हम ही रूल कर रहे हैं और हम ही पार्लियामेंट के पार्ट या मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से पार्लियामेंट का काम हमारी इंडिया में हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से हमने आज समझ लिया कि पार्लियामेंट, मेन पार्लियामेंट है क्या, इंट्रोडक्शन ले लिया और की टर्म्स हमने समझ लिए। ठीक है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट एंड इट्स टू हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा. Okay, in homework you have to learn and write all new key terms that you have discussed in this chapter. Okay, and send it in your Google Classroom timely. Now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.